दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीटेट में ईबीएस देखेंगे। ईबीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ईबीएस में जो पेडागोजी सेक्शन होता है उसको भी कवर किया गया है और जो कंसेप्ट वाला प्रश्न होता है उसको भी कवर किया गया है। तो आइए देखते हैं, जो भी प्रश्न होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी 100% है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहमार्गी परिवार और एकल परिवार के संबंध में पूरी तरह सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल सहमार्गी परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण बेहतर होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो देखिए सहमार्गी परिवार का मतलब क्या होता है। तो देखिए जिसमें माता पिता और विवाहित बच्चे हो उसको सहमार्गी परिवार या संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया। बी कह रहा है केवल से ही मतलब नहीं होता है, यहाँ पर केवल सहमार्गी परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण बेहतर होता है। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ सहमार्गी परिवार में, जिसमें संयुक्त परिवार में ही बच्चों का जो सामाजिकरण बेहतर हो, ये बात गलत है। एकल परिवार में भी तो होता है। बी है, एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या होते हैं, केवल जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सी कह रहा है सहमार्गी परिवार में केवल 2 पीढ़ियों के लोग आगे रहते हैं। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो सहमार्गी परिवार या संयुक्त परिवार होता है उसमें सिर्फ 2 ही पीढ़ी के लोग रहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखेंगे, कह रहा एकल परिवार का आकार हमेशा सहमार्गी परिवार से बड़ा होता है। नहीं, एकल परिवार जो होते हैं उसमें माता पिता और उनके 2 अविवाहित बच्चे होते हैं, जो बस इतना ही होते हैं। और सहमार्गी परिवार में क्या होता है, माता पिता और विवाहित बच्चे होते हैं और उनके दादा नाना नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। तो वह बड़ा होगा कौन, संयुक्त परिवार, ठीक ना। तो इसलिए गलत हो गया। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, पचोमपल्ली और कलमकारी के बारे में सही युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पचोमपल्ली एक विशेष बुनाई है और कलमकारी केवल एक चित्रकला है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें यह हस्तकला है, ठीक ना। तो इसलिए गलत हो गया। बी है, दोनों ही तेलंगाना के पारंपरिक हस्तकलाएँ हैं। ये बात ठीक है, दोनों क्या है, तेलंगाना के ही है, दोनों हस्तकलाएँ है, ठीक ना। पचोमपल्ली आंध्र प्रदेश की साड़ी है और कलमकारी तमिलनाडु की। तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, खेजड़ी के पेड़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी है, यहाँ असत्य पूछा है ना, तो यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात तो ठीक है। बी कह रहा है इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है और इनकी जो लकड़ी होती है इसमें कीड़े नहीं लगते, ये भी बात ठीक है। और सी है, इसे फलने फूलने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। देखिए जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाएगा तो इसमें पानी की आवश्यकता तो होगी नहीं, कम होगी आवश्यकता, ठीक ना। और इसलिए गलत हो गया। और डी है, इसके फल फलियों की सब्जी बनाई जाती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर असत्य पूछा है प्रश्न, तो क्वेश्चन भी असत्य वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, रेबो और लेखा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, रेबो चांगपा जनजाति का घर है और लेखा उनकी बकरियों को रखने की जगह।
बी कह रहा है रेबो चंगपा लोगों का भोजन है और लेखा उनका वस्त्र। सी कह रहा है रेबो बकरियों का बाड़ा है और लेखा शंकुधारी तंबू। और डी है ये दोनों लद्दाख में पाई जाने वाली विशेष भेड़ की प्रजाति है। तो देखिए जो चांगपा जनजाति होती है ना, इसमें जो यह रेबो है यह जनजातियों का घर होता है, इसको बोला जाता है। और लेखा बोला जाता है जहाँ पर बकरियाँ रहती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा है तो अभी स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा पूरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कई कथन है तो इसमें कौन कौन सही होगा, आइए इसको देखते हैं। तो पहला है झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये भी ठीक है। नर हाथी जीवन भर इसी झुंड का हिस्सा रहता है, नहीं, नर हाथी नहीं रहता है, ठीक है ना, मादा हाथी रहती है। तो ये वाला तो गलत हो गया, तीसरा वाला। और चौथा करा एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किग्रा से अधिक पत्ते खा सकता है, तो ये भी ठीक है। तो 1 2 4, आइए देखते हैं 1 2 4 कहाँ है। 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी वाला है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए राज्यों के जोड़ों में से किसमें वल्लम का उपयोग स्कूल पहुंचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है असम, बांस का पुल, वल्लम मतलब पुल होता है, ठीक ना, या छोटी नाव हो गए, पुल नहीं छोटी नाव, बांस की बनाई जाती है छोटी नाव, ठीक ना, जो नदी पार करने में मदद करती है बच्चों को। बी का लद्दाख ट्राली, केरल लकड़ी की छोटी नाव, और डी है राजस्थान ऊँट गाड़ी। तो देखिए जो केरल की जो लकड़ी की छोटी नाव होती है उसको वल्लभ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। कुड़ुक भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है। खेत, जंगल, नदी, घर। तो देखिए जो तोरंग होता है इसका मतलब होता है जंगल, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। भ्रमित करने वाले विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है रात में आराम करने के लिए, नहीं, पक्षी अपना घोंसला आराम करने के लिए नहीं बनाते हैं, केवल अंडे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो पक्षी होते हैं वो अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक ना। ज़्यादातर पक्षी क्या होते हैं जो घोंसला बनाते हैं उसमें अंडे देते हैं, ठीक ना। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो घोंसला को छोड़ देते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे गौरैया औरैया होगी तो अंडा देती है और उसके बाद बच्चे जब उसमें निकल जाते हैं तो देखते हैं उसमें कुछ नहीं रहता है, वो सब नहीं रहती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखेंगे। किस पक्षी की नर प्रजाति घोंसला बनाती है और मादा पक्षी सबसे सुंदर घोंसले का चयन उनमें अंडे देने के लिए करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है दार्जिलिंग चिड़िया, शक्कर खोरा, बुनकर पक्षी, बीवर और कलचिड़ी। तो देखिए जो नर पक्षी है बहुत मेहनत से घोंसला तो बनाती है, ठीक ना, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा घोंसला होगा वो मादा पक्षी उसी घोंसले को चुनेगी। तो कौन सा है, तो वह जो है नर बीवर मतलब बुनकर जिसको बोलते हैं, तो बुनकर पक्षी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कर्णमलेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह एक भारोत्तोलक है, ये बात तो ठीक है। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ये भी ठीक है। उन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ये भी ठीक है। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया था, गलत है। देखिए वो 12 वर्ष की उम्र में भार उठाने का अभ्यास शुरू किया था, ठीक ना, और वे 130 किग्रा तक भार उठा सकती थी, ठीक ना। वह जो है
ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। 12 वर्ष की उम्र में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था, ठीक ना, स्वर्ण पदक नहीं जीता था, ठीक ना। तो इसलिए गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, प्रश्न निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव ही जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाएंगे जो पेपर में यहीं से मिल जाएंगे, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 11, घटपड़ी पौधे के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल भारत के बाहर पाया जाता है, गलत है, भारत में भी पाया जाता है, मेघालय क्षेत्र में, ठीक ना, जिसको शिकारी पौधा भी कहते हैं। बी वाला यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए उच्च तीव्रता की आवाज़ नहीं निकालता है, ठीक ना। सी कह रहा है इसका मुंह छोटी छोटी पत्तियों से ढका होता है और यह एक खास खुशबू छोड़ता है, ठीक है, यह एक अच्छी ऐसी खुशबू छोड़ता है जिससे मोहित होकर के कीड़े मकोड़े चले जाते हैं और वह जब उसमें चले जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जैसे मेघालय क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी रहती है तो उसको पूरा करने के लिए यह कीड़े मकोड़े को खाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए, फसल कटने के बाद जमीन को तुरंत जोत दिया जाता है, नहीं। बी है, खरपतवार और बांस को उखाड़कर नदी में बहा दिया जाता है, ये भी नहीं। झूम खेती में बहाया नहीं जाता है और न जोता जाता है, बस खोद करके बोया जाता है, ठीक ना, और उसमें बांस को और खरपतवार जो होते हैं उसको उसी में जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो राख होती है वह उर्वरक का कार्य करती है। फिर उसके बाद जब जल जाता है उर्वरक का कार्य करती है तो उसमें बीज बोर करके बस खोद दिया जाता है, ठीक ना। आइए सी वाला देखते हैं, खरपतवार या बांस झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और उनकी राख का खाद का काम करती है, ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, कांसा मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से है कांसा के? तो देखिए तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, एल्युमिनियम और तांबा, लोहे और निकल का मिश्रण। तो देखिए कांसा में तांबा और टीन मिला होता है, 12% करीब तांबा होता है और शेष 88% करीब टीन होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। चिरायु नृत्य किस राज्य के लोगों का पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है मेघालय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। जो चिरायु लोक नृत्य है यह कहाँ का है? यह जो है मिजोरम का है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ठीक ना। यह डंडी नृत्य भी किया इसको कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे। डेजर्ट ओक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक बात है, ये पाया जाता है, जो ओक होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये बात ठीक है। इसकी जड़ें ज़मीन में तब तक गहराई तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए, ये भी ठीक है। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, ये भी ठीक है, उसको लोग पीते हैं। इस पेड़ पर बहुत अधिक घनी पत्तियाँ होती है, ये गलत है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला गलत हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों में से कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उनके तापमान को बढ़ाने के लिए, नहीं। बी है उनमें से धूल हटाने के लिए, ये भी नहीं। सी है नमी को पूरी तरह हटाने के लिए ताकि अचार खराब ना हो, ये बात ठीक है, जब नमी पूरा हट जाएगी तो वह अचार खराब नहीं होगा, उसमें भूई नहीं लगेगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बात आप लोगों को अच्छी समझ में आ रही है तो आप लोग एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपका सहयोग हमें बहुत मोटिवेट करता है। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? नीलगिरी, सिनकोना, नीम, मनी प्लांट।
तो देखिए जो मलेरिया की जो दवा बनती है यह सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? डेंगू मच्छर से फैलता है इसके लिए, या मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में परजीवी से फैलता है इससे, या चिकनगुनिया दूषित पानी से फैलता है, या हैजा जीवाणु से फैलता है? तो ये जो मिला था रोनाल्ड रॉस को, जो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं उसके पेट में परजीवी से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए ही मिला था। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, हांगकांग में खाए जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन लिंग हू फेन किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है समुद्री मछली, सांप का मांस, सुअर का गोश्त, उबला हुआ टैपियोका। तो देखिए जो हांगकांग में लिंग हू फेन, फेन मतलब फन जो काटता है, इससे याद कर लीजिएगा। ये कीरवा जो होता है, कीरवा बना दूँ ऐसे बैठा है फन काट के, ठीक ना। तो ये जो है कीड़ा मतलब सांप का मांस से, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड बाघों के लिए? नहीं। असम एक सींग वाले गैंडे के लिए। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आ गया हमारा ईवीएस का पेडागोजी सेक्शन, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक शब्दावली याद कराना। याद कराने वाले शब्द ही निगेटिव होते हैं। बी कराए कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये बात ठीक है, जो कक्षा में जो अधिगम हो रहा है उसको जो सिखाया जा रहा है उसको स्कूल से जीवन के बारे में जो है बाहर के भी जीवन को उसमें जोड़ा जाए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये केवल अंक परीक्षा के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 ईवीएस की कक्षा में थीम पर आधारित पाठ्यक्रम क्यों अपनाया गया, न कि विषय आधारित? तो ऑप्शन नंबर 1 है विषयों की संख्या कम करने के लिए। नहीं, यहाँ से विषयों की संख्या कम करने वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। बी वाला है शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आसान होता है, इसके लिए भी नहीं। सी है बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए और परस्पर संबंधित मुद्दों को एकीकृत समझने या समझ विकसित करने के लिए। तो ये बात ठीक है। तो बताइए कुल कितनी थीमें हैं? तो मुख्य रूप से कुल 6 थीमें हैं। कौन कौन सी है? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय जिसको आवास बोलते हैं, पानी, यात्रा और वस्तु जो हम बनाते हैं। कुल 6 थीमें हैं, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यह स्कूल के नियमित समय सारणी में बदलाव लाता है। सी का रहा है यह बच्चों को पिकनिक मनाने का अवसर देता है। और सी का रहा है यह प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से अधिगम को दृढ़ बनाता है। तो जब पिकनिक पर जाता है बच्चा, क्षेत्र भ्रमण करेगा तो सामने वास्तविक रूप से जो देखेगा उससे क्या होता है, बच्चे का जो अधिगम होता है वो अस्थायी होता है, जो सीखता है वो अस्थायी सीखता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को सबसे उपयुक्त मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल वार्षिक परीक्षा लिखित। गलत। जो वार्षिक लिखित परीक्षा होती है इससे नहीं। CCE है ना, तो पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो को, ठीक ना। पोर्टफोलियो में क्या होता है,
बच्चे का कार्य का एक क्रमिक संग्रह होता है जिसमें समय के साथ बच्चा क्या क्या किया है उसका सर्वांगीण विकास का आकलन किया जाता है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियाँ को शामिल करने का कौन सा कारण नहीं है, सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वे बच्चों को पात्रों के साथ सहानुभूति रखने में मदद करते हैं। सहानुभूति शब्द निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। बी है वे अवधारणाओं को जीवंत बनाती है। नहीं। वे शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई कहानी सुन रहा है बच्चा किस्सा, तो उसमें ये ऐसा चित्रण किया गया रहता है, ऐसा बात बताई जा रहती है कि उससे अनुशासन बच्चा बनाए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं करा है ना, तो सॉरी 1 मिनट। तो यहाँ अनुशासन तो निगेटिव होता है। ठीक ना। तो यही गलत है। तो सही तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या करा है, निगेटिव पूछ रहा है ना, तो ये तो सही है। ठीक ना, लेकिन ये वाला गलत है। सॉरी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इससे बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल चित्रकारी कौशल नहीं, अवलोकन और अभिव्यक्ति कौशल दोनों का होता है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस के लिए कोई अलग पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चे बहुत छोटे होते हैं और पुस्तक नहीं पढ़ सकते। ये बात नहीं है। पर्यावरण संबंधित मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चे अभी नहीं समझ पाते हैं। ठीक ना। तो इसलिए वह सभी को एक में मिला करके पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे आसानी से अपनी भाषा के अनुसार समझे। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। ईवीएस में सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित क्यों किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह शिक्षक का काम आसान कर देता है। बी है यह सहपाठी अधिगम और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यह सहपाठी अधिगम और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 29 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में मानचित्रण विकसित करने से बच्चों में निम्नलिखित में से किस योग्यता को बढ़ावा मिलता है? तो परिदृश्यों की सटीक ड्राइंग बनाना, इसका नहीं होगा। गणना या अनुमान लगाना नहीं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा मानचित्र यह दिखाता है। ठीक ना। दूरी और दिशा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 30 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयोग और गतिविधियों को कहाँ स्थान मिलना चाहिए? तो पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, पुस्तक के अंत में, पाठ के भीतर ही प्रकरण के साथ। तो देखिए पाठ के भीतर और प्रकरण के साथ मतलब टॉपिक के साथ ही मिलना चाहिए। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 31 देख लेते हैं। ईवीएस में एक शिक्षक सांप और सफेरों पर पाठ पढ़ा रहा है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सांप बहुत खतरनाक होते हैं इसलिए उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। नहीं। बी है सपेरे सांप को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये भी गलत है। सफेरा के पास पारस्परिक ज्ञान है और सफेरों के पास पारस्परिक ज्ञान है और सांप उनका जीविकोपार्जन है, इसलिए सांपों को नुकसान पहुंचाए बिना क्रूरता रोकनी चाहिए। तो ये बात ठीक है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रश्नीकरण को एक रणनीति के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में अनुभव या अनुशासन बनाए रखने के लिए। गलत है। बी है बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और जिज्ञासा जगाने के लिए। तो ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की प्रगति की निरंतर और नैदानिक जांच। बी है अंत में पास या फेल
का ठप्पा लगाना, सी है अवलोकन और पोर्टफोलियो का उपयोग करना, और डी है अभिभावकों के साथ फीडबैक का साझा करना। तो देखिए क्या नहीं शामिल होना चाहिए, तो ये अंत में पास या फेल का ठप्पा लगाना ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द किन भाषा के शब्द से लिया गया है? तो देखिए जो पर्यावरण शब्द है यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों से कहती है कि वे अपने घर में इस्तेमाल होने वाले जल के संरक्षण के तरीकों की सूची बनाएं। यह गतिविधि किस उद्देश्य को पूरा करती है? मान लीजिए कह रही है कि जल का जो संरक्षण है उसका किस प्रकार संरक्षण करना है जल का, उसका एक सूची बनाओ। तो यह किस उद्देश्य को बात कर रही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को जल चक्र समझाना, नहीं। बी है बच्चों में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता और चिंतन विकसित करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बिल गणना और ठीक नहीं होगा, ठीक गलत है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 5 में पाठ में सुनीता अंतरिक्ष में अध्याय को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल गुरुत्वाकर्षण के गणितीय नियमों को पढ़ाना नहीं, अंतरिक्ष यात्री के अनुभव और पृथ्वी के आकार गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी भ्रांतियों पर चर्चा करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी कराए यह सिद्ध करना कि पृथ्वी चपटी है, ये बात तो नहीं है। रॉकेट विज्ञान का तकनीकी विज्ञान देना, ये भी नहीं। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 37 देखेंगे। ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाना लेकिन पर्यावरण को अलग रखना, ये गलत बात है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक ही विषय एक ही साथ एकीकृत रूप से पढ़ाना ही सही है, ठीक ना। केवल सब नेगेटिव काव्यात्मक पक्षों का, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर हम लोग 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, सत्र परीक्षा, नहीं। बी वाला करा एनेक्डोटल रिकॉर्ड उपख्यात्मक अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी यात्रा 1930 का उल्लेख ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किस संदर्भ में किया गया? केवल इतिहास की तिथि याद करने में नहीं, यह दर्शाने के लिए कि नमक जैसी साधारण चीज़ें पर टैक्स के खिलाफ अन्याय का विरोध कैसे किया गया और दांडी गुजरात में है। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 40 देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इनका केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है, गलत। मैं तो प्रश्न नहीं पढ़ा हूँ अभी। कराए ईवीएस कक्षा में खुले अंत वाले प्रश्न पूछने का क्या फ़ायदा है? तो इनका केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है, गलत। खुला जब प्रश्न रहेगा तो कई प्रकार के उत्तर हो, अपसारी चिंतन होगा, सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों में अपसारी चिंतन और सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो। अच्छा, खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? यदि पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? यह क्या है? अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया मिलेगी। तो यह होता है खुले अंत वाला प्रश्न। और बंद अंत वाले प्रश्न करें कि 5 × 3 तो 15 होता है, तो बस 5 × 3 कितना होगा? 15 होगा। और इसमें कुछ और नहीं हो पाएगा, मतलब ये बंद कर दिया है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो वह होता है बंद अंत वाले प्रश्न, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।